अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आम इंतखाबात में धांधली के शोर से हुकूमतों की तश्कील तक ऐसा लग रहा था कि निज़ाम में शायद ठहराव आ रहा है। हुकूमत हो या अपोजिशन, सेनेट इलेक्शन के लिए अब एक सियासत हो रही है, वहाँ पर जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। अब हमने देखा अचानक 3 रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजेस का एक ख़त सामने आता है जिसमें अदालती फ़ैसला साजी में इदारों की मदाखलत की शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को की गई। हसास इदारों की मदाखलत और एग्जीक्यूटिव की मदाखलत का जिक्र किया गया ख़त में। अब होना तो ये चाहिए था कि इस धमाकेदार एक लेटर के बाद हुकूमत हो या अपोजिशन आपसी इख्तलाफात को भुलाकर अदलिया के साथ खड़े होते, लेकिन पॉलिटिकल पोलराइजेशन ने इस अहम मसले को भी अब स्कैंडलाइज कर दिया है। अब खदशा ये पैदा हो गया है कि सियासी तकसीम की वजह से कहीं ये मामला भी दब ना जाए। एक तरफ जहां हुकूमत और इसके हिमायती इस खत के पीछे साजिशी कहानी को ढूंढने में लगे हुए हैं और जजेस के ज़मीर जागने की टाइमिंग्स पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी देखना है कि मिसकंडक्ट है या नहीं है, वहीं पर पीटीआई समेत अपोजिशन जमातें जजेस के बोलने को अदलिया के अंदर एक इनकलाब के तौर पर देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इस अहम इशू पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई, जिसके बाद ये तजवीज़ सामने आई कि हुकूमत जजेस के इल्ज़ामात की हकीकत को जानने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाएगी जिसके सरबरा रिटायर्ड जज होंगे। अब हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का मामला वफाकी काबीना के सामने रखना है, मगर इससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन नामंजूर का नारा लगा दिया है। पीटीआई का ये मानना है कि चीफ जस्टिस को वज़ीर आज़म से मिलने की बजाय इस मामले पर लार्जर बेंच बनाना चाहिए था और ख़ुद एक्शन लेना चाहिए था और इस केस पर एक ओपन हेयरिंग अदालत में होनी चाहिए थी। पीटीआई की कोर कमेटी ने अपने एलामिये में कहा कि हाई कोर्ट के जजेस का ख़त वफाकी हुकूमत और उसके मातहत इदारों के खिलाफ एक चार्जशीट है और ये कैसे हो सकता है कि जिस पर इल्ज़ाम है वही इंक्वायरी पर भी बैठ जाए। बहुत हद तक तहरीक इंसाफ की जो बात है इसमें वज़न है कि जिन एग्जीक्यूटिव के मदाखलत की बात हो रही है वही एग्जीक्यूटिव कैसे कमीशन बना सकते हैं, वही एग्जीक्यूटिव कैसे TORs तय कर सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ के ये जो बात है मौक़िफ़ इसमें वज़न है। पीटीआई ने नुक्ता उठाया कि हाजिर सर्विस जजेस के लेटर की तहकीकात की जिम्मेदारी रिटायर्ड जज के हवाले करना एक भोंडे मजाक के सिवा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ पीटीआई ये भी एतराज़ उठा रही है कि वो यहाँ भी पॉलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। नाक़दीन का ये मानना है कि 2017 से 2019 तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई मुखालिफ सियासी जमात के ख़िलाफ़ कई फ़ैसले आए। क्या तब भी अदलिया और इसके जजेस दबाव का शिकार थे? अगर पीटीआई वाकई में अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है तो ये तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जब मामला हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज उन्होंने जब इदारों पर मदाखलत की बात करने पर उनको बरतरफ किया जा रहा था, तब पीटीआई ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये भी सवाल जायज़ है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीटीआई मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी को लेकर चल रही है और ये कब तक हमारी सियासी जमातें ये सब कुछ करती रहेंगी? जब तक सियासी जमातें, चाहे वो आज की अपोजिशन है और आज की हुकूमत है, अब ये कब तक ये जो दोगला पॉलिसी है, जो दोहरा म्यार है, ये कब तक ऐसे लेकर चलते रहेंगे? जब तक ये रवैया तक नहीं होगा, क्या अदलिया में मदाखलत का रास्ता रोका जा सकता है? मैं इसी पर बात करूंगी। मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब आपका। रऊफ़ साहब, हुकूमती कमीशन के क्याम का भी सिर्फ ऐलान हुआ है, कौन से रिटायर्ड जज होंगे अभी इसके ऐलान होना बाकी है। कल ये मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा। अब तहरीक इंसाफ आप लोग क्यों इसको अभी बनने से पहले ही आप लोग रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें मंजूर नहीं है? थैंक यू शाजी। आपका देखिए, अब मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब आपने अपने इब्तदाइया में दे दिया है। ये जो लेटर है जो 6 सर्विंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने लिखा है, इसमें 3 लोगों की खासकर इंडाइटमेंट की गई है। एक है इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके ऑपरेटिव्स, दूसरा है एग्जीक्यूटिव represented in Pakistan by the chief executive who is the prime minister, और तीसरा है चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अगर आप ये पूरा लेटर आपने, आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड इट नॉट वंस बट मेनी टाइम्स, तो आपको ये भी एहसास होना चाहिए कि इसमें बारहा ये चीज़ मेंशन की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन जज साहिबान ने मुख्तलिफ औकात के ऊपर अप्राइज करते रहे
उनको बताते रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है, और हर दफा वो वादा कर देते थे लेकिन कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, और वो मुदाखलत जो है वो जारी रही। अब प्रॉब्लम यह है कि जो लोग इंडाइट किए गए हैं इस लेटर में, क्या वो लोग जो है वो अपने 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 मुकदमे में खुद ही जज बन के बैठ जाएंगे, और क्या हम उसके ऊपर खामोश तमाशाई बने रहें? बिल्कुल। अगर एग्जीक्यूटिव जो है, जैसा कि आपने खुद फरमाया है, वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव, मुझे तो ऑब्जेक्शन है, पीटीआई को ऑब्जेक्शन है, चीफ जस्टिस साहब के चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलने से भी हमें उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है। ये मामला था, ये सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस किया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया है। तो होना तो ये चाहिए था कि ये जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये अपने तय बैठ के फैसला करती कि किस तरीके से करना है। बेहतरीन हल इसका ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बजाते खुद एक जुडिशल कमीशन को तश्कील दे और इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए, और उसमें जो स्टेप नंबर 1 है, जो कि जज साहिबान ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने खुद जिसको रिकमेंड किया है, वो है जुडिशल कन्वेंशन बुलाना। क्यों? ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जुडिशल कन्वेंशन इसलिए बुलाने का कहा गया है कि ये तो 6 जज साहिबान है, 8 में से 6, और उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ ये सब कुछ होता रहा, उन्होंने अपने रुदाद चमन जो है वो सुना दी है। अब वो कहते हैं कि जिस मुल्क में सैकड़ों जजेस हैं जो मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स में काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, बाकी जो कोर्ट्स हैं, जो भी इकसाम है कोर्ट्स की, वहां काम कर रहे हैं। हमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें पता चलना चाहिए कि उनके साथ क्या होता रहा है, उनकी कहानी क्या है, उनकी जो रुदाद चमन है वो क्या है, और उसको जब पता चलेगा, दैट मींस कि जी आप एक्सटेंट ऑफ दिस। ये कोई कहानी नई नहीं है आपके ख्याल में? ये कोई इल्जाम नया है या मीडिया में आना ये चीज नहीं है? अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के वक्त में, अगर उस वक्त अदलिया, उस वक्त की एग्जीक्यूटिव सब मिलकर इस मामले पर यकसू होते, और उस वक्त जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को सिफारिश की गई थी कि इनके ओहदे से हटा दिया जाए, उस वक्त अगर इस मामले की छानबीन कर ली जाती, शौकत सिद्दीकी साहब जिनके बारे में कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे थे, वो सब कुछ कर लिया जाता, तो आपको नहीं लगता कि आज हालात मुख्तलिफ होते, ये दिन देखना ना पड़ता? ये हमारे मीडिया की क्यों ये आदत बन गई है कि अगर हम लोग पॉजिटिवली भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें पुल बैक करते हैं कि जी नहीं, 10 साल पहले जाइए, 20 साल पहले जाइए। भी बहुत कुछ हो चुका है, पास्ट में बात करेंगे तो हर अदारे का कट्टा चिच्चा खोलना पड़ेगा। हम तो असगर खान से शुरू करते हैं कि असगर खान केस का जो फैसला आया था आप उसी पर अमल कर लेते हैं, हम तो उस केस की भी बात करते हैं। आज जहां हम खड़े हैं, उससे आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वी कांट जस्ट keep going back to the past. Past is something जहां से आपको lessons learn करने हैं। आई एम श्योर कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने लर्न किए होंगे, पीटीआई ने भी अपने lessons learn किए होंगे, उनको लेके उस लर्निंग के साथ हमने आगे बढ़ना है। आज जो कुछ हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने इकट्ठे एक खत लिखा है, एक शख्स का मामला नहीं है, ये पूरी जुडिशरी का मामला है। तो आप समझते हैं एक रिटायर्ड जज की सरबराही में ये कमीशन बनाना ये दुरुस्त नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट को इस पर, चीफ जस्टिस साहब को सोमोटो एक्शन लेना चाहिए। देखिए जी, सुप्रीम जो रिटायर्ड जज है उसकी कोई हैसियत नहीं होती है, और वो उसको भी अपॉइंट करेगा एक एग्जीक्यूटिव जो कि खुद इंडाइटेड है इस लेटर में, वो अपॉइंट करेगा। ये कैसे, कहां का इंसाफ है ये? तो फिर कैसे तो फिर कैसे इंसाफ मिलेगा? ये जजेस यही तो रहनुमाई मांग रहे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। इन्होंने खत में लिखा कि हमें बताया जाए, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि अगर हमारे पर कोई जजेस पर दबाव है, हमने क्या करना है, हमने इंडिविजुअली कोई एक्शन लेना है या हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है। यही तो रहनुमाई मांगी है, और रहनुमाई जब चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो जाहिर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उन्होंने सारा फैसला किया, और कल विफाकी काबीना में ऐलान होगा, फैसला होगा कि कौन रिटायर्ड जज जो है वो इस सबको लीड करेगा। देखिए, इसी लेटर में आप भूल रही हैं कि उन्होंने प्रपोज किया है कि एक जुडिशल कमीशन जो है, जो कन्वेंशन बुलाया जाए। क्यों जुडिशरी वो जुडिशल कन्वेंशन नहीं बुला रही? ताकि पता चल सके कि ये जो मसला है, ये बीमारी है, कितनी डीप सेट है, कहां तक पहुंची हुई है, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आजाद है? आप लेटर पढ़े तो उसमें इंस्टेंसेस बताए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के। लेटर्स में तो फिर ये भी लिखा गया कि ऐसे वाकयात के सबूत नहीं होते। तो अगर ऐसे वाकयात के सबूत होते नहीं हैं, कहीं कैमरे लगे हुए हैं, या जिन भी धमकियों का, दबाव का, प्रेशर का जिक्र किया हुआ है, इसी लेटर में ये भी लिखा है, फिर सबूत भी जाहिर है, आपने अगर कोई इंक्वायरी करनी है, कुछ साबित करना है, उसके लिए सबूत चाहिए होते हैं। उसमें यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, तो सबूत ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? जुडिशल कमीशन ये सबूत फराहम करेगा, और अदरवाइज
Judicial Commission comprising all the sitting justices of the Supreme Court should investigate this matter. That is what we are proposing. That is what we have proposed. आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसमें हम अपने बिल्कुल कंप्लीटली क्लियरली एंड कैंडिडली हमने अपने जो प्रपोजल है वो रखे हैं कि मामले को आगे ले जाने का सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट तरीका है कि नंबर 1 जुडिशियल कन्वेंशन कन्वीन किया जाए, तमाम जज साहिबान को अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करने का मौका मिलना चाहिए। 2 जुडिशियल काउंसिल बनाई जाए, जुडिशियल कमीशन बनाया जाए कंप्राइजिंग ऑल द जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और वो इस मामले को आगे इन्वेस्टिगेट करें और आगे बढ़ाएं और देखें कि क्या करना है, किस तरीके से सिस्टम को क्लीन अप करना है। तो आप समझते हैं 2007 में जो एक अदलिया बहाली एक तहरीक चली थी अदलिया को आज़ाद कराने के लिए, उस वक्त जो वाकयात हुए थे, क्या अब भी वो वक्त है? वुकला बड़े एक्टिव हो रहे हैं, वुकला में गम और एक गुस्सा भी है, तहरीक शुरू करने की बातें हो रही हैं। क्या तहरीक इंसाफ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी होगी वुकला के? 100% हम वुकला के साथ हैं। हम लीडरशिप रोल भी प्ले करेंगे, हम उनको साथ लेके चलेंगे, हम खुद भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। आज हमने थियोर कमेटी की मीटिंग में एक पूरा लाए अमल जो अपना है वो आने वाले हफ्तों और महीनों के लिए तय किया है। हम वक्तन फवक्तन उसका ऐलान भी करते रहेंगे। मंडे संडे से हम पेशावर के जलसे से, पेशावर में एक जलसा होगा, उससे हम अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्टिंग 3 हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर हमने एक जो एडजर्नमेंट मोशन भी आज मूव किया है, जिसमें हमने कहा है कि ये जो लेटर है इसको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर डिस्कस किया जाए। ये एडजर्नमेंट मोशन ऑलरेडी मूव हो चुका हुआ है। लीगल फ्रंट के ऊपर भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे और सियासी मैदान में भी ये लड़ाई लड़ेंगे। इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो आप लोग कल पेशावर में सिर्फ रैली निकाल रहे हैं, ये मुल्क बनाई हुई किसी कमीशन को हम कबूल नहीं करेंगे। या ज़ाहिर पूरे मुल्क के अदालती सिस्टम का ये मामला है। कल जो आपकी रैली है, क्या सिर्फ कल पेशावर में रैली का आगाज हो रहा है? पेशावर से परसों एक पेशावर में रैली है, उसके बाद पिंडी में है, इस्लामाबाद में है, उसके बाद पिंडी में है, फिर कराची में है। वो हम पूरा जो हमारा जो प्लान है वो हम 1 या 2 दिन में हम उससे आप सब लोगों को आगाह भी कर देंगे। ले शुरू हो रही है जी ये संडे को पेशावर में रैली से। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस का क्यों आप लोग रिजाइन का मुतालबा कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे साथ 3 वकला भी बैठे हुए थे। हमने उन तमाम केसेस का हमने इआदा किया है, बताया है किस तरीके से उन्होंने, जहां पनिशमेंट अवॉर्ड करने की बात होती थी खान साहब के केसेस में, तो 18 घंटे इन्होंने कोर्ट लगाई है। 18 घंटे लगातार कोर्ट लगी है। 2 दिन में सिर्फ प्रोसीडिंग्स खत्म करके उनको पनिशमेंट अवॉर्ड की गई है। और अब जबकि उनकी बेल्स का मामला है तो आधा घंटा भी कोर्ट नहीं लगती है, 15 मिनट भी कोर्ट नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं। ये जो असद कैसर साहब ने आज एक बात की है कि वज़ीर आला केपी विफाक से राब्ता जो है वो बिल्कुल मुनक़ता कर दे, क्योंकि ये मुफाहमत नहीं मज़ाहमत का वक्त है। आवाज आ रही है रऊफ साहब आपको? हेलो रऊफ साहब आवाज आ रही है जी। मैं ये बात कर रही हूँ कि असद कैसर साहब जो बात कर रहे हैं कि वज़ीर आला केपी को विफाक से राब्ते मुनक़ते कर देने चाहिए, क्योंकि ये मुफाहमत का नहीं मज़ाहमत का वक्त है। मज़ाहमत करके ही आज तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो इस हाल में है। जो आप लोग ज़ाहिर है एहतजाज, धरने, जो कुछ आप पिछले 2 सालों में हो रहा है, आप मज़ाहमत करते रहे हैं। लेकिन क्या अभी भी इतने सेंसिटिव हालात में, जब पॉलिटिकल इतनी पोलराइजेशन है, हर इदारे से आप किसी से भी आपको इंसाफ की तवक्को नहीं है, उसके बावजूद भी, ये जानते हुए भी कि विफाक की सपोर्ट के बगैर सूबा आप लोग नहीं चला सकते, क्या ऐसे मशवरे देना, क्या ये पार्टी के लिए फायदे की बात है या नुकसान की? मेरा काउंटर सवाल आपसे ये है कि पिछले 2 साल में जब से हमारी हुकूमत हटी है, क्या हमें इंसाफ मिला है? तो यही तो मैं आपसे हमारे लोगों को सुन लें प्लीज, क्या हमारे लोगों को किडनैप किया गया है कि नहीं? क्या हमारे लोगों को टॉर्चर किया गया है कि नहीं? क्या हमें बगैर इंक्वायरी के, बगैर जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी के हमें 9 मई के केसेस में इंप्लीकेट किया गया है कि नहीं? क्या हमारे लोगों को बेल्स होने के बावजूद बार बार गिरफ्तार किया गया है कि नहीं? क्या हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है कि नहीं? क्या हमारे लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है ऑल ओवर द कंट्री, वो आपको हकीकत है या कोई एक कहानी हम बना रहे हैं? जब ये हाल हो, 2 साल से लगातार आपने एक जमात के ऊपर रियासती जबर और जुल्म की इंतहा की हुई है, उसके लोगों को आपने टॉर्चर किया है, उनको फोर्स किया है कि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दें, तो क्या उसके बाद हम उम्मीद लगा के बैठे रहें?
कि ये लोग जो रऊफ साहब, यही तो मसला है, यही तो मसला है कि पार्टी के अंदर दो वाज़ेह सोच है पार्टी के अंदर। एक कहती है कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं। एक कहते हैं कि जी मुज़ाकरात होनी नहीं चाहिए, मफाहमत नहीं, मज़ामत होनी चाहिए। तो जब इसको गुड का बैड कॉप का खेल समझा जाए, एक तरफ इतना सॉफ्ट कॉर्नर है, आगे बढ़कर मिलकर चलने की बात हो रही है, और दूसरे कह रहे हैं नहीं, रास्ते बंद कर दें और मज़ामत करें। ये पार्टी की पॉलिसी है क्या? पार्टी की पॉलिसी ये है कि हम 3 फ्रंट्स के ऊपर हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। बार बार मैं ये अर्ज कर चुका हूं मीडिया के ऊपर आके। एक हमारी जद्दोजहद पार्लियामेंट के अंदर है, हम बैठे हुए हैं, जैसे कि आज हमने एडजर्नमेंट मोशन जो है वो मूव की है, जो हमारा राइट है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पीकर साहब इस एडजर्नमेंट मोशन को फौरन इसके ऊपर बहस कराएंगे फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर। इसी तरह से और भी इनिशिएटिव्स हम पार्लियामेंट के अंदर लेने का सोच रहे हैं। दूसरा हमारी जो जद्दोजहद है वो है लीगल फ्रंट के ऊपर। हमारे से डाका, मिडनाइट डाका डाला गया है, हमारा मैंडेट, अवाम का मैंडेट चुराया गया हुआ है, उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, और लीगल फ्रंट के ऊपर भी उसकी जद्दोजहद हम जारी रखेंगे। तीसरा हमारा फ्रंट है वो है सियासी एहतजाज, पुरअमन सियासी एहतजाज, हम इसको भी जारी रखेंगे। अब इसमें अब डिपेंड करता है जो बाकी पार्टीज है उनका कॉन्डक्ट क्या है, उनका रिस्पांस क्या है। हम डिटरमिन्ड हैं कि हमने अपना चुराया हुआ मैंडेट वापस लेना है, हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे। हम पुरअमन मीन्स के अंदर है कि आइन और कानून के जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर रह के हम अपना एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारा मैंडेट रिटर्न नहीं होता। ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है जो कि मैंने चंद अल्फाज में आपको बयान कर दी है। बिल्कुल सही। केपी में तो पार्टी के अंदर कोई डिविजन नहीं है, कोई ये नहीं कि जी हम बिल्कुल हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, और ये भी नहीं कि हम खुदा न ख्वास्ता किसी आइन और कानून के दायरे से बाहर निकल के कुछ करेंगे। आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के जो हमारे हकूक हैं उनके मुताबिक हम उनको एक्सरसाइज करेंगे। हम जद्दोजहद अपनी जो है वो पूरे डिटरमिन्ड है कि हम जारी रखेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल। इलेक्शन कमीशन ने तो यहाँ तक कह दी कि अगर केपी में मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लिया गया उन अरकान से तो सेनेट इंतखाबात केपी में मुलतवी हो जाएंगे। तो ये फिर कैसे, कब तक चलेगा? कब तक इजलास नहीं बुलाएंगे? कब तक ये लोग हल्फ नहीं लेंगे? मामलात आपकी अदालतों में है, इन नशिस्तों के हवाले से भी, धांधली के हवाले से भी, तो ये मामला फिर ऐसे कब तक चलेगा? ये लीगल मैटर है जी। हमारी जो वहाँ प्रोविंस की लीगल टीम है और चीफ मिनिस्टर साहब वो इसको देख रहे हैं, और जो भी फैसला होगा वो आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक होगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि गवर्नर जो है वो मजाज नहीं है प्रोविंशियल असेंबली का जो इजलास कन्वीन करने के लिए, तो उन्होंने अपनी हदूद को ट्रेसपास किया था, इसलिए वो असेंबली का इजलास नहीं हो रहा। अब वो ये लीगल टीम जो है प्रोविंस की, वो और चीफ मिनिस्टर साहब इस मसले का कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ जाती है। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बदकिस्मती है लेकिन इन दिनों रियासत पाकिस्तान के 2 मुअज़्ज़िज़ और अहम सुतून कुछ इल्ज़ामात को लेकर आमने सामने हैं। 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का एक ख़त सामने आता है जिसमें वो लिखते हैं कि उनके दायरा इख्तियार यानी अदालती फ़ैसलों में खुफिया इदारों और एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से मदाखलत हो रही है। ये मौजू बहस इससे पहले भी कई बार सुनने में आया, लेकिन कभी सबूत सामने नहीं आए, ना ही शवाहिद को सामने लाया गया। लेकिन इस बार इस मामले को इसलिए ज़्यादा तशवीशनाक कहा जा रहा है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से इनकशाफात से भरपूर ख़त में जजेस के साथ मदाखलत के वाक़यात को भी कोड किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का मतलब वफाकी दारुल-हुकूमत की 75% कोर्ट्स हैं, और ये ख़त एक ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क में जो सियासी पोलराइजेशन है ये सियासी दुश्मनी बन चुकी है, और अदलिया के फैसले एक ऐसे अहम दौर से गुजर रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं था। ऐसे में अदलिया की आज़ादी पर सवाल जो है वो सिस्टम की बदकिस्मती ही नहीं है बल्कि रियासत का एक बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो इन इल्ज़ामात की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो भी जायज़ हैं, वो भी जेन्युइन है कि इतने मोतबर और फाजिल लोगों के लिखे गए ख़त पर कभी ऐसा सवाल ना उठता अगर ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के सुप्रीम सिक्योरिटी इदारों पर ना होता। यानी किसी भी आम पाकिस्तानी के लिए अब ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि वो अपनी अदलिया को
ठीक कहें या अपने सिक्योरिटी इदारों को दुरुस्त माने, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। इसी खत में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के केस का हवाला दिया गया है, जिन्होंने 2018 में बार काउंसिल के एक फंक्शन पर एक ऐसे ही इसी किस्म के इल्ज़ामात से भरपूर एक तकरीर की थी, जिसके नतीजे में हम सब ने देखा था उन्हें उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। लेकिन चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इल्ज़ामात से बरी करके बहाल किया, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने पर उन्हें उनके ओहदे पर नहीं बिठाया जा सका। शौकत सिद्दीकी साहब ने बताया कि उन्हें उस तकरीर के बाद उनके अपने कॉलीग्स ने नापसंदीदा शख्सियत समझना शुरू किया। कई साल तक उन्हें समाजी बाइकॉट का सामना करना पड़ा और उनमें वो जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर उस मदाखलत का जिक्र किया। उन 6 में से 4 जजेस का वो कहते हैं कि 4 जजेस शामिल हैं जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर भी बुलाया था, लेकिन वो 4 जजेस शामिल नहीं हुए थे, उनसे फासला इख्तियार कर लिया था और आज वही जजेस ऐसे उनको इल्ज़ामात का सामना है। तो नाज़रीन, ख़त तो एक जैसा है, इल्ज़ामात भी एक जैसे ही हैं, लेकिन उस वक्त और आज के मुकदमात और फैसलों में फ़र्क भी है। जो इन इल्ज़ामात पर सवालात खड़े हो रहे हैं, इन इल्ज़ामात की हकीकत जानने के लिए कौन से तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया जाए ताकि इदारों में किसी गलती को ठीक किया जा सके, उनकी साख भी मजरू ना हो, क्या इंक्वायरी कमीशन तहकीकात के लिए एक मुनासिब फोरम है या सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए था। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब आपका। जैसा आप 2018 में जब रावलपिंडी बार से आपने खिताब पे ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह के इल्ज़ामात का आपने इजहार किया था, उसके रिएक्शन भी फिर आपको बरतरफ किया गया, बड़ी मुश्किलात का सामना आपने किया, जिसका आपने जिक्र भी किया कि आपके अपने कॉलीग्स ने आपका बॉयकॉट किया। इन 6 जजेस में से 4 जजेस ऐसे हैं जिनको आपने अपनी बेटी की शादी भी बुलाया, वो उस पर भी नहीं आए और आज खुद इनको ऐसे इल्ज़ामात का सामना है। यकीनन आप क्योंकि आपने सब कुछ फेस किया है, यकीनन आप इनके साथ खड़े होंगे, वो तो आपके साथ नहीं खड़े थे। लेकिन जो अब सोल्यूशन है एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल कमीशन बनाना, क्या आप समझते हैं कि इतना सीरियस मैटर है जो कब से चलता आ रहा है, यही हल है इसका? जी, पहली बात तो ये है कि मेरे साथ क्या हुआ, दैट इज हिस्ट्री नाउ। अब देखना ये है कि इस वक्त क्या हो रहा है, और मैं डेफिनेटली, जिस तरह आपने खुद भी कहा, मैं अपने इन जज साहिबान के इस मौक़िफ़ की भरपूर तायद करता हूँ कि उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसके हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये अगर काम 2018 में कर लिया जाता तो आज हमें ये सिचुएशन ना फेस करना पड़ती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त नहीं कुछ हुआ और अभी बहरहाल कुछ उस वक्त क्यों नहीं हुआ, क्या वजह थी इसकी? उस वक्त की हुकूमत, अदलिया, हसास इदारे, क्या एक पेज पर होने की वजह से वो सब कुछ नहीं हो सका? देखें, इस पर तो कोई ये तो अब ढकी छुपी बात है ही नहीं कि उस वक्त की अदलिया की आला क़यादत और फौज की आला क़यादत सेम पेज पर थे, हुकूमत उनके साथ थी। तो इसलिए ये तो कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है। बात अब हम आज के उसकी बात कर रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ ना कि उस वक्त अगर ये कर लिया जाता तो आज हम इस सिचुएशन में ना होते। चलें, उस वक्त नहीं हुआ, अभी कम अज कम ये एक पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि एक पेशरफ्त है कि इस हवाले से कि कम अज कम कुछ होने जरूर जा रहा है। अब एक रुकनी कमीशन हो या 3 रुकनी कमीशन हो, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो देखनी होंगी, और जाहिर है कि जो भी इस हवाले से उनकी फाइंडिंग आएंगी उसकी बुनियाद पर कुछ ना कुछ सजेस्ट किया जाएगा। फिर वो सुप्रीम कोर्ट उसको अंडर आर्टिकल 184(3) भी देकर एग्जामिन कर सकेगी। एग्जेक्टिव हो सकता है खुद अपने उन रिकमेंडेशंस के रोशनी में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले कि इस तरह की बातों का इआदा ना हो सके। एक बात बताएं, जब जिस पर इल्जामात हो, इन इल्जामात में जहां हसास इदारों की एजेंसीज की बात की गई है, वहां एग्जीक्यूटिव्स की भी बात की गई है, तो जिन पर इल्जाम हो वही TORs बनाए, वही कमीशन बनाए, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में नहीं आता सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी तो कोई फौज है नहीं और ना ही उनके पास कोई लठबरदार जत्था है कि जिसकी बुनियाद पर वो अपने फैसलों पर अमल दरामद करा सकें। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों पर जो भी एग्जीक्यूशन करानी होती है वो बहरहाल थ्रू एग्जीक्यूटिव ही होती है, और सुप्रीम कोर्ट इन एड
फिर उसी एग्जेक्टिव के जो आगे मातहत अदारे हैं उनको भी बुला सकती है। तो इसलिए ये बाय इटसेल्फ कोई प्लाजिबल बात नहीं है जी कि एग्जेक्टिव ही वो के ऊपर इल्जाम है और एग्जेक्टिव ही उसको करे। तो एग्जेक्टिव के आगे फिर डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो इस चीज के हवाले से करती हैं, और चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री को आप वैसे अंडर आर्टिकल 248 के तहत तलब नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपने जुडिशियल साइड पर नहीं एक अच्छे रेस्पेक्टेबल अंदाज में बुलाकर और उनको कंसल्टेटिव प्रोसेस के नतीजे में एक वे फॉरवर्ड कम अज कम सामने आया। मैं इसलिए खुश हूं। अब उसके नताइज क्या होते हैं, ये एक नेक्स्ट स्टेप है। लेट्स वेट फॉर टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड लेट्स वेट फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द कमीशन, और उसके बाद फिर देखें किस तरीके से वो एक्ट अपॉन करते हैं। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इन 6 जजेस को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखने के बजाय इनके पास पावर है, ये खुद भी तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते थे कि हमारे काम में रुकावटें डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती थी अगर ये जजेस चाहते तो। जी बिल्कुल ऐसे है, और वैसे भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने ये मामला वैसे भी नहीं जाना चाहिए था, और ये मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाइजली इसके ऊपर एक्ट किया है कि उन्होंने किसी भी तरह से मतलब टेक्निकलिटीज का शिकार हुए बगैर अपने घर के बड़ों के सामने इस मामले को रखा है, उनके साथ डिस्कस किया है, फिर जो वे फॉरवर्ड उन्होंने सजेस्ट किया होगा उसकी रोशनी में फिर जाहिर है ये अटॉर्नी जनरल साहब ने फैसिलिटेट किया होगा इस मीटिंग को, और अब जाहिर है उनको अपने कंसर्न्स भी बताए होंगे, और उनको ये भी बताया गया होगा कि अगर अभी ये स्टेप नहीं लिए जाते तो फिर हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि हम इसको जुडिशियल साइड पे टेक अप करें। सर आप तो सारे इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, प्रेशर, मदाखलत, दबाव, जो भी मामलात आपके साथ रहे, और इस खत में भी ये जिक्र किया गया कि जाहिर है ऐसे मामलात के ऐसा जो प्रेशर होते हैं या जो धमकियां होती हैं, सबूत लेकर सबूत पेश करना बड़ा मुश्किल होता है, कोई ऐसे वाकयात के कोई सबूत होते नहीं हैं, तो जाहिर है जब आपने कोई प्रोसीडिंग करनी है, आपने कमीशन कोई कार्रवाई करता है तो उसके लिए सबूत तो होंगे ना। तो जब खुद ही इस चीज़ को आप ये बता रहे हैं कि सबूत लाना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर सबूतों के बगैर मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे सर? देखिए ये तो ये बात लिखने या कहने से पहले बहरहाल जरूर सोचना चाहिए था। देखें हम ये तो इल्जाम नहीं लगा रहे कि कोई रूहें जो आके वो हमें प्रेशराइज कर रही हैं। हम इंसानों की बात कर रहे हैं, और इंसानों के नाम होते हैं, उनकी पहचान होती है, उनके ओहदे होते हैं, उनके बाकी सारी चीजें होती हैं। मैंने स्पेसिफाई किया था जनरल फैज अमीर साहब को, बाकी जो उनके बाकी कोलीग्स थे, और ये देखें इस तरह की बात जो है बहरहाल जज को नहीं करनी चाहिए कि हम सारे जमाने से सबूत मांगते हैं, और अगर हम ये कहें कि जी हम जो अपना ग्रीवियंस बयान कर रहे हैं इसके लिए हमारे पास सबूत नहीं है, तो देन आई मस्ट से विद utmost रिस्पेक्ट टू दीज ऑल जजेस कि ये फिर उनका कोई काज नहीं रह जाता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखे गए खत को लेकर मुल्क की बड़ी वकला तंजीमें अदलिया के साथ खड़ी हो गई हैं। वकला तंजीमों की तरफ से वाक़े की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबात किए जा रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि यह मुल्क की तारीख में अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 सिटिंग जजेस में से 6 ने अदालती मामलात में रियासती इदारों पर मदाखलत के संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, वरना माजी में रिटायर्ड जज ही ऐसी बातें किया करते थे। काबिल गौर बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान ने अपने ख़त में जुडिशल कन्वेंशन बनाने का मुतालबा किया था, ताकि मामले के जो तमाम पहलू हैं उनका जायज़ा लेकर कोई मुश्तरका लाहेअमल कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए और मुस्तकबिल में फिर ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। लेकिन वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात के बाद जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की बजाय इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया गया। ये इंक्वायरी कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत बनाया जाएगा, जिसका जो सरबराह है वो अच्छी साख रखने वाला एक रिटायर्ड जज होगा।
कमीशन न सिर्फ अदलिया में मदाखलत के इल्ज़ामात की तहकीकात करेगा बल्कि ये भी देखेगा कि कहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस खत लिखकर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब तो नहीं हुए हैं। सवाल ये भी है कि ये इंक्वायरी कमीशन कितना बाइख्तियार होगा और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कितना मुआविन साबित होगा। सवाल ये भी है कि इतना अहम मामला एक रिटायर्ड जज के सुपुर्द क्यों किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इंक्वायरी कमीशन के इख्तियारात तो बड़े महदूद होते हैं, ये मामला भी दबा दिया जाएगा क्योंकि माजी में कई अहम तनाज़ात पर कमीशन बनाए गए लेकिन वो मामलात और कमीशन की सिफारिशात फाइल्स में दबकर रह गया। सवाल ये है कि तारीख क्या इस बार एक बार फिर अपने आप को दोहराएगी या फिर कोई हम मुख्तलिफ नतीजा देखेंगे। सवाल उठता है कि क्या वकला तंजीमें इंक्वायरी कमीशन के क़याम से इत्तफाक करती हैं? क्या ये बेहतर नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला हुकूमत के हवाले करने की बजाय खुद इस पर एक्शन लेती? PTI तो अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक चलाने का इंदिया भी दे रही है। सवाल ये है कि वकला तंजीमों का अगला लाहे अमल क्या होगा, तंजीमें क्या सोच रही हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार रियासत अली आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रियासत साहब आपका। रियासत साहब, एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनना, जुडिशल कन्वेंशन बनाने का मुतालबा किया उन 6 जजेस ने ख़त के ज़रिए, लेकिन जुडिशल कन्वेंशन की बजाय एक कमीशन वो तहकीकाती कमीशन बनाने की बात हो रही है, वो भी रिटायर्ड जज की सरबराही में। क्या वकला तंजीमें इस बात से मुत्तफिक हैं, तसल्ली रखती हैं? और ख़ास तौर पर जो फैज़ाबाद धरना केस के फैसले की रोशनी में रियासती इदारों के हवाले से जो कानून साजी की बात हो रही है कि उसको मद्देनजर रखते हुए कानून साजी होगी, ये तसल्ली बख्श बात है आप लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि जो ख़त लिखा गया है उसके अंदर चूँकि ये अनप्रेसिडेंट वाक़या था, इसके डील करने के लिए कोई कानून नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे, इसीलिए अंडर आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है। चूँकि लॉ नहीं था तो इसमें गाइडेंस सीख करने के लिए ये ख़त वहाँ लिखा गया है। चूँकि ऐसा वाक़या कभी पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में, दुनिया की जुडिशल हिस्ट्री में आया नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चूँकि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है तो ये ख़त इसलिए वहाँ लिखा गया और जुडिशल उसका के जी कमीशन बनाया जाए, उसके अंदर क्यों लिखा गया कि रहनुमाई दी जाए कि ऐसे हालात नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि जजेस के हवाले से जैसे आपने कहा कि कोई मिसकंडक्ट है, तो ये तो एक उन्होंने अपना इंटरनल जो एक फोरम अवेलेबल उनका था, उन्होंने अप्रोप्रिएट जो रेमेडी थी वो अवेल की, इसमें कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है। अब आ गया कि कमीशन बना दिया गया है तो कमीशन के अख्तियारात तो CPC के तहत गवर्न करेगा। जैसे आपने वो इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत ये बनाया गया है। कमीशन का काम है कि जी वो एविडेंस कलेक्ट करेगा, रिकमेंडेशन देगा और उसके बाद उसको जुडिशल साइड पे देखा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो रिटायर्ड जज है या सिटिंग जज को बनाते हैं तो ये तो एग्रीव्ड जो पार्टी है, एग्रीव्ड जजेस साहबान है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको पहले सुना इन पर्सन तो अब भी सुना जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है कि उनका जो ग्रीवेंस है वो इस तरह से रिड्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि कमीशन बनना इटसेल्फ हमारी भी ये डिमांड थी। हमारी जो प्रेस रिलीज थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, हमने भी कहा था कि इसका जुडिशल कमीशन होना चाहिए, इसको डिग आउट करे, प्रोब करे और दूध का दूध और पानी का पानी करे। कमीशन के TORs क्या वही तय करें जिन पर इल्जामात हैं? इसको जुडिशल साइड पे देखा जाए, आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत देखा जाए तो फिर प्रोसीजर एंड वो जो प्रोसीजरल एक्ट बनाया गया था उसके तहत फिर एक अपील भी प्रोवाइडेड है, फिर उसमें जाना होगा। तो इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कमीशन बनाने को प्रेफर किया है। वो मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा सवाल ये है कि वो एग्जीक्यूटिव कमीशन को तश्कील दे रहे हैं, वो लोग TORs को बना रहे हैं या उन्हीं ने फैसला करना है कि कौन रिटायर्ड जज होगा और अच्छी साख का हामिल जज होगा, उन्होंने फैसला करना है। एग्जीक्यूटिव का भी तो जिक्र है उन इल्जामात में, खुफिया इदारों के साथ साथ एजेंसीज के साथ साथ उन एग्जीक्यूटिव की मदाखलत का भी जिक्र किया गया है उस लेटर में। और वही एग्जीक्यूटिव ये कमीशन बनाएंगे, वही ये डिसाइड करेंगे TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, वही डिसाइड करेंगे कि जज कौन होगा, वही डिसाइड करेंगे कि कौन अच्छी साख वाला जज है। तो ये बात सवाल मैंने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से भी पूछा, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? यही सवाल मैं आपके सामने भी रखती हूँ।
बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है, लेकिन इसमें इस इंप्रेशन को दूर करने के लिए ये बेहतर था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद किसी जज को कमीशन नॉमिनेट कर देते तो ये मामला खुलता ही ना। अब देखें एग्जेक्टिव से ही लोग जो है वो एग्रीव्ड होते हैं, और अगर आपने एग्जेक्टिव ही के साथ बैठ के उन्होंने ये बनाना है तो लोगों को इस पे तफुज़ात इसलिए आ रहे हैं। लेकिन हमारी चूंकि डिमांड थी, लीगल फर्टेनिटी की ये डिमांड थी कि कमीशन बनाया जाए और इसको एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। जो आपका सवाल है, मैं समझता हूं कि हमारी डिमांड तो इस हद तक पूरी होती है। आगे फर्दर जी, माजी में कितने को कमीशन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे आज तक? मैं इसमें रेफर करता हूं कि जो 1990 में इलेक्शन हुए थे उसके अंदर 6 साल बाद 96 में एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान ने केस फाइल किया था, जो 16 साल बाद डिसाइड हुआ। उसके अंदर भी इसी हवाले से, इंटरफेरेंस के हवाले से रिकमेंडेशन दी गई थी। इसी तरह सलीम शहजाद एक सहाफ़ी था जो 20 मई को उसका कमीशन बना था और 27 को उसकी डेड बॉडी मिली थी, उसमें भी रिकमेंडेशन आई थी। उसके बाद हामिद मीर साहब हमारे बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उनके हवाले से भी एक कमीशन बनाया गया था और उसकी भी रिकमेंडेशंस थी। और उसके बाद अगर फैज़ाबाद धरने की बात करें तो उस पर भी एक जजमेंट थी, उसके अंदर भी ये रिकमेंडेशन दी गई थी। लेकिन आज तक उन रिकमेंडेशन पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और मैं कहता हूं और मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 को अगर आप देखें तो उसके अंदर लिखा गया सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स, उसके अंदर लिखा गया है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, 3 ऑर्गन ऑफ स्टेट हैं, इनका ये डोमेन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद था। लेकिन एक और जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें भी सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया गया था कि अदलिया को इंतजामिया से अलग कर दिया गया था। कवानीन हमारे अवेलेबल हैं लेकिन कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, और जितने कमीशन बने उनकी रिकमेंडेशन पे भी आज तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस कमीशन को बाउंड किया जाए कि विद इन 20 डेज, विद इन 30 डेज अपनी रिकमेंडेशंस दे और इसको प्रोसेस को मुकम्मल करे ताकि लोगों के सामने एक रिजल्ट आ सके। उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। अभी आपने कितनी एग्जांपल्स दी हैं कि माजी में बड़े केसेस पर रिकमेंडेशन दी गई, लेकिन मसला यही था कि उन रिकमेंडेशन पर अमल नहीं आज तक हुआ। मसला यह है कि रिकमेंडेशन तो अब भी आ जाएंगी, जो मसले की जड़ है कि आप उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाते नहीं हैं। जब तक वो नहीं होगा अगले 10-20 साल हमेशा ऐसे मसले चलते रहेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला है और ये हमारी जुडिशरी का मामला है और ये आज़ाद अदलिया का मामला है। और वकला हमेशा हमने जंग लड़ी है। मैं 2 दफ़ा सेक्रेटरी था इस बार को, जब ये मामला उठा जजेस वाला तो हमने वो तहरीक भी चलाई और आज़ादी के लिए कि इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया हो। हमने इसीलिए आंसू गैस, लाठियाँ और बहुत सारी जेलें भी काटी हमारे वकला साहबान ने कि इस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया तमाम बुराइयों का हल और जड़ है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी लॉज होना चाहिए, ट्रू डेमोक्रेसी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टो सेंसो कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब, सदर इस्लामाबाद बार मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।